नई शिक्षा के इस YouTube मंच पर आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की विशेष परिस्थितियों के चलते वर्ष 2012 में आयोजित सीटेट के पेपर 1 के हिंदी भाषा द्वितीय के पेडागोजी सेक्शन को देखेंगे। तो आइए अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 136। बच्चे घर समाज से, आपके ऑप्शन है, पहला भाषा सीखते हैं, दूसरा भाषा अर्जित करते हैं, तीसरा भाषा का एक ही रूप सीखते हैं, चौथा एक ही भाषा सीखते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का जो संबंध है वो लर्निंग एक्विजिशन यानी भाषा के अर्जन और लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा के अधिगम से जुड़ा हुआ है। पिछले वीडियो में भी चर्चा की जा चुकी है कि भाषा का जो अर्जन है वह बच्चे घर और समाज से करते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो दूसरा विकल्प है वो सही हो जाएगा। और जहाँ तक पहले विकल्प की बात है तो ये भाषा अधिगम से जुड़ा हुआ है और ये जो है विद्यालयों में या संस्थाओं के अंतर्गत औपचारिक रूप से होता है। तो यहाँ आपका दूसरा विकल्प सही है, बाकी तीसरा और चौथा विकल्प आपका नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 137। भाषा शिक्षण के एक पहलू के रूप में सुनने की कला का विकास किसकी मदद से किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है, पहला केवल बातचीत, दूसरा लोक संगीत, तीसरा शास्त्रीय संगीत और चौथा लोक और शास्त्रीय संगीत। तो इस प्रश्न का जो सर्वाधिक उचित उत्तर होगा वो होगा आपका दूसरा, लोक संगीत, यानी जो आम जनमानस में जो संगीत प्रचलित होता है उसके माध्यम से सुनने की कला का विकास किया जा सकता है, कैन बी। तो एक पहलू के रूप में यह काम करेगा। जहाँ तक पहले विकल्प की बात है, केवल बातचीत, तो हाँ, बातचीत से भी सुनने की कला का विकास होता है, परंतु केवल बातचीत, केवल शब्द को जोड़ करके उन्होंने इस प्रश्न को इस विकल्प को केवल बातचीत के पक्ष में ज़्यादा झुका दिया। सुनने की कला का विकास हम लोक संगीतों के माध्यम से भी करते हैं, तो इसलिए ये पहला ऑप्शन जो है आपका वो खारिज हो गया। बाकी शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत ये नहीं, आंसर आपके नहीं होंगे। जहाँ तक शास्त्रीय संगीत की बात रही तो शास्त्रीय संगीत जो है इसकी अपेक्षा लोक संगीत सुनने की कला के विकास में ज़्यादा सहायक होगा और कम से कम इस स्तर पर यानी कक्षा 1 से 5 के स्तर पर तो ये बिल्कुल तय है। तो दूसरा ऑप्शन आपका लोक संगीत सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 138। पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हों जो, आपके ऑप्शन है, पहला व्याकरण का ज्ञान कराते हों, दूसरा भाषा की बारीकी और सौंदर्य को उद्घाटित करते हों, तीसरा भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराते हों, चौथा भाषा के प्रश्नपत्र बनाने में सहायता करें। तो इस प्रश्न का जो समुचित उत्तर होगा वो होगा आपका दूसरा, भाषा की बारीकी और सौंदर्य को उद्घाटित करते हों ऐसे अभ्यास होने चाहिए। अब दूसरे विकल्पों को भी अगर हम देखें तो पहला विकल्प जो हमारा व्याकरण का ज्ञान है, तो यहाँ अभ्यास का जो झुकाव है वह व्याकरण की तरफ ज़्यादा है। इस वजह से ये एक पक्षीय विकल्प या उत्तर हो जाता है, कहने का तात्पर्य एकांगी हो जाता है। और जहाँ तक तीसरे विकल्प की बात है कि भाषा की संरचना और उसका आंतरिक अभ्यास उसकी बात कर रहे हैं, तो संरचना का ही आंतरिक अभ्यास के प्रश्न अगर कराते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इस तरह से तो आप एक रोबोट की तरह हो जाएंगे, ठीक है, एक यंत्र की भांति आप कार्य करेंगे। तो ये बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। चौथा, भाषा के प्रश्नपत्र बनाने में सहायता करें, तो ये भी बिल्कुल सतही आंसर है इसका। दूसरा विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 139। पहली बार स्कूल में आने वाला बच्चा, आपके विकल्प हैं
पहला, अपनी भाषा की कमज़ोर पकड़ के साथ आता है। दूसरा, शब्दों के अर्थ और उनके प्रभाव से परिचित होता है। तीसरा, केवल अपनी बात कह सकता है। और चौथा, भाषा प्रयोग की सभी कुशलताओं में समान रूप से दक्ष होता है। तो देखें, जब भी कोई बच्चा पहली बार स्कूल आ रहा है तो वह जो है आपका ये जो दूसरा विकल्प है ये सही है कि शब्दों के अर्थ और उनके प्रभाव से परिचित होता है। जो भी वर्ड उसके पास है उनकी मीनिंग को वो जानता है। ठीक, एक उदाहरण के रूप में समझें अगर हम, तो जैसे कुछ व्यवसायी हैं, उनके संबंध में उसको उसका ज्ञान होता है। कारपेंटर इस शब्द को भी जानता है और इसके अर्थ को भी जानता है कि जो फर्नीचर इत्यादि बनाने का कार्य करते हैं उन्हें हम कारपेंटर कहते हैं। तो इनको लेकर के वो विद्यालय में इस तरह शब्दों और उनके अर्थ के प्रभाव को लेकर के कह लीजिए कि वह विद्यालय में प्रवेश करता है। बाकी के जो विकल्प हैं, जैसे पहला, अपनी भाषा की कमज़ोर पकड़ के साथ आता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरा, केवल अपनी बात कह सकता है, नहीं। और चौथा, भाषा प्रयोग की सभी कुशलताओं में समान रूप से दक्ष होता है, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है सुनने की उसकी दक्षता जो है अच्छी हो, परंतु बोल ना पा रहा हो, या सुनने बोलने दोनों की अच्छी हो पर पढ़ने और लिखने में अभी कमज़ोर हो, तो ये आप नहीं कह सकते हैं उस पहली बार स्कूल आए हुए बच्चे के संदर्भ में कि सभी कुशलताओं में समान रूप से ही दक्ष होता है। दक्ष होता तो उसे विद्यालय आने की क्या आवश्यकता है। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 140, पढ़ना कौशल में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? आपके ऑप्शन है, पहला, शब्दों का अर्थ। दूसरा, मुख्य बिंदु अथवा विचार को ग्रहण करना। तीसरा, वाक्यों का अर्थ। और चौथा, द्रुत गति से पढ़ना। तो इसका सर्वाधिक समीचीन जो उत्तर है वो है आपका दूसरा, मुख्य बिंदु अथवा विचार को ग्रहण करना। ये पढ़ना कौशल का में सर्वाधिक महत्व का विषय है। बाकी के विकल्प अगर आप देखें तो शब्दों के अर्थ जानना ये एकांगी हो जा रहा है, और इसी के साथ साथ वाक्यों के अर्थ जानना ये भी एकांगी हो जाएगा। और मज़ेदार बात आप देखिए, अगर शब्दों के अर्थ पर आप विचार कर रहे हैं कि ये विकल्प सही होता है, तो आपको वाक्यों के अर्थ पर भी विचार करना होगा, और दोनों विकल्प सही हो नहीं सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से आपको ये तुलनात्मक दृष्टि या तार्किक दृष्टि रखनी चाहिए इस तरह के विकल्पों पर। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा, द्रुत गति से पढ़ना, नहीं, ये सर्वाधिक महत्व का विषय नहीं है। सर्वाधिक महत्व का विषय है मुख्य बिंदु या विचार को ग्रहण करना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 141, भाषा के आधारभूत कौशल हैं। सामान्य सा प्रश्न है। आपका विकल्प है, पहला, सुनना, बोलना, पढ़ना और समझना। दूसरा, सुनना, बोलना, लिखना और समझना। तीसरा, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना। चौथा, सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना। तो ये देखें आप, समझना चूँकि तीनों में है, तीनों ऑप्शन हमारे जो है वो नहीं होंगे। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, फोर्थ ऑप्शन हमारा वो राइट है। जहाँ तक इनको याद रखने का प्रश्न है, हालांकि ये चीज़ें याद रहती हैं, पर मे भी कि अगर किसी को कोई कठिनाई आ रही है तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म सुबोपली आप याद रख सकते हैं, या आप LSRW इस रूप में आप याद रख सकते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आगे बढ़ते हैं। और सुबोपली यहाँ जो है वो सुनना, बो से बोलना, पढ़ना और लिखना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 142, भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग क्या करता है? आपके ऑप्शन है, पहला, भाषा शिक्षण को रोचक बनाता है। दूसरा, संकल्पनाओं अथवा विषय को स्पष्ट करने में मदद करता है। तीसरा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी भाषा सीखने में सुविधा मुहैया कराता है। और चौथा, उपर्युक्त सभी। तो देखिए, यहाँ भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात हो रही है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम TLM कहते हैं। तो वो जो है
हमारी सहायता करता है भाषा शिक्षण को रोचक बनाने में भी, संकल्पनाओं या विषय को स्पष्ट करने में, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी भाषा सीखने में सुविधा मुहैया कराता है। तो इस तरह से हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सबसे सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री का मतलब तो वही चार्ट पेपर है, फ्लैश कार्ड है और बाकी चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 143, भाषा की कक्षा में आप किस बात पर सर्वाधिक बल देंगे? आपके ऑप्शन है, पहला भाषा की परीक्षा, दूसरा भाषा प्रयोग संबंधी गतिविधियों में सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी, तीसरा सभी बच्चों द्वारा भाषा की परीक्षा में अधिकतम अंक लाना, और चौथा मानक भाषा का प्रयोग। तो जहाँ तक भाषा की कक्षा में सर्वाधिक बल देने वाली बात है वह आप देंगे दूसरे ऑप्शन को, भाषा प्रयोग संबंधी गतिविधियों में सभी बच्चे सक्रिय होकर प्रतिभाग करें या भागीदारी अपनी दें। बाकी के ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। भाषा की परीक्षा, अधिकतम अंक लाना, ऐसे प्रश्न जो ये ऐसे विकल्प हैं जो वो बिल्कुल सतही विकल्प हैं या एक पक्षीय एकांगी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 144, भाषा की पाठ्यपुस्तक ऐसी हो जिसमें कविताएं हों, कहानियां हों, अभ्यास हों, और चौथा जीवन और भाषा के विविध रंग हों। तो बिल्कुल जो चौथा ऑप्शन है आपका वो सही हो जाएगा। अब यहाँ जो ध्यान देने के का विषय है वो यह है कि सीटेट के प्रश्न पत्र में कुछ सवाल ऐसे होंगे, जैसे ये प्रश्न आप फेस कर रहे हैं। एक विकल्प ऐसा होता है जो बाकी के 3 विकल्पों को अपने अंदर अंतर्भूत किए रहता है, समाहित किए रहता है, या कह लीजिए कि ज़्यादा व्यापक दृष्टिकोण लिए रहता है। अब यहीं आप देखें अगर तो कविताएं, कहानियाँ और अभ्यास होने चाहिए भाषा की पाठ्यपुस्तक में, जो कि अलग अलग विकल्प में दे दिए गए। अब आप किसी एक विकल्प को अगर टच करें, आप उसको सही माने, कविताएं मान लीजिए, यहाँ पर हम कविताओं को सही मान ले रहे हैं, तो कहानियाँ क्यों आप सही नहीं होंगी, या कहानियों का ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा? और फिर अभ्यास भी तो कुछ ना कुछ महत्व रखता है। फिर तो आप ये विकल्प जो है जीवन और भाषा के विविध रंग, यह विकल्प इन तीनों को अपने में समाहित कर ले रहा है। ठीक, व्यापकता लिए हुए है आपका चौथा विकल्प, इसलिए वह सही हो जाएगा। भाषा के विविध रंग ही तो हैं ये, कविताएं, कहानियाँ इत्यादि। तो इस तरह की दृष्टि से आप अभी प्रैक्टिस करते रहिए, जो कि आपके परीक्षा के दौरान आपको काफ़ी लाभ पहुंचाएगी। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 145, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है, पहला भाषा के व्याकरण पर अधिकार, दूसरा पूर्व अर्जित भाषाई कौशलों का उत्तरोत्तर विकास, तीसरा सभी कौशलों में समान दक्षता स्तर प्राप्त करना, और चौथा आलंकारिक भाषा प्रयोग की कुशलता। प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझें। देखिए, पहला विकल्प आपका भाषा के व्याकरण पर अधिकार करना, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं होगा, और चौथा आपका आलंकारिक भाषा प्रयोग की कुशलता भी नहीं होगा। अब इन दोनों विकल्पों में जो सर्वाधिक उचित विकल्प या कह लें कि उत्तर है हमारा, वो है दूसरा, पूर्व अर्जित भाषाई कौशलों का उत्तरोत्तर विकास। ठीक, माने विकास होता चला जाए और अधिक इस तरह से। तीसरा विकल्प हमारा सही उत्तर नहीं है, सभी कौशलों में समान दक्षता का स्तर प्राप्त करना। ठीक, और ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि संभावना इस बात की बनती है कि आप सभी कौशलों में समान दक्षता स्तर प्राप्त करने के विकल्प पर जा सकते हैं। तो इस तरह का हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो नहीं होता भाषा शिक्षण में। दूसरे विकल्प की जहाँ तक बात की जाए, तो जो पूर्व अर्जित भाषाई कौशल है, यानी बच्चा जो घर से सुनने, बोलने
कुछ लिखने और कुछ पढ़ने का जो अर्जित कौशल लेकर के आ रहा है परिवार से, थोड़ा बहुत वो जो जानता है, उन्हीं भाषाई कौशलों का उत्तरोत्तर विकास भाषा शिक्षण में या लैंग्वेज की टीचिंग में किया जाता है। तो ये बढ़िया प्रश्न है। ये आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 146, लेखन कौशल के विकास में सबसे कम प्रभावी क्या है? तो आपके विकल्प हैं, पहला चित्रांकन, दूसरा सुलेख, तीसरा मन की बात लिखना और चौथा घटनाओं दृश्यों का लिखित वर्णन। तो देखिए इन चारों विकल्पों में जो सबसे कम प्रभावी है वो है सुलेख। ठीक है, यानी आपका जो लेख है वो सुंदर हो देखने में, यही सबसे कम प्रभावी है। बाकी चित्रांकन बिल्कुल सबको प्रभावी भी होता है, आकर्षित भी करता है सबको लेखन की दृष्टि से। मन की बात लिखना प्रभावी है, घटनाओं दृश्यों का लिखित वर्णन यह भी प्रभावी है। तो सुलेख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन है, पहला भाषा की पाठ्यपुस्तक के अभ्यास, दूसरा निबंध पत्र आदि लिखना, तीसरा विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग की कुशलता और चौथा व्याकरण पर अधिकार। तो ये नहीं होगा। आकलन की दृष्टि से भाषा पाठ्यपुस्तक में जो अभ्यास दिए गए हैं वही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, तो पहला विकल्प भी नहीं होगा। निबंध पत्र आदि लिखना, तीसरा विकल्प आपका सबसे उचित और बढ़िया उत्तर है कि विभिन्न स्थितियों में जो भाषा प्रयोग की कुशलता का जो आकलन है भाषा में वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब वह भाषा प्रयोग बोलने के रूप में हो सकता है, लेखन के रूप में हो सकता है, पढ़ने की स्थिति में हो सकता है, आदि आदि। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 148, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपके विकल्प हैं, पहला बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, दूसरा व्याकरण का ज्ञान भाषा प्रयोग को कुशलता का एकमात्र सुनिश्चित मानदंड है, यानी व्याकरण का जो ज्ञान है वह भाषा प्रयोग की कुशलता में एकमात्र सुनिश्चित मानदंड है। मीन्स आपको व्याकरण आता है, व्याकरण का ज्ञान है, तो माना जाएगा कि आप भाषा प्रयोग में सर्वाधिक कुशल हैं, वही मानदंड बन जाएगा क्या, व्याकरण या और उसका ज्ञान। तीसरा, भाषा सीखना भाषा की कक्षा में ही संभव है और चौथा, मानक भाषा के प्रयोग पर अत्यधिक बल देना चाहिए। तो इस तरह से इन समस्त चारों विकल्पों पर विचार करने के बाद जो हमारा पहला ऑप्शन है वही इसका सबसे समुचित उत्तर है कि भाषा सीखने के संदर्भ में बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। और ये स्टेटमेंट भी है एक तरह से चॉम्स्की का, जिनको आगे हम देखेंगे कभी किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये बाकी ऑप्शन आपके खारिज हो जाएंगे। कक्षा में ही भाषा सीखना संभव है, क्यों? बाहर आकर के बच्चा नहीं सीखता कक्षा से या विद्यालय से, घर परिवार में भी और बाकी जगहों पर भी संभव है। ये मानक भाषा के प्रयोग पर अत्यधिक बल दे करके इस चौथे विकल्प को आपने जो है एक पक्षीय कर दिया, तो यह भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 149, भाषा के सभी आधारभूत कौशलों में सर्वप्रमुख कौशल है कौन सा है? यहाँ क्वेश्चन मार्क है। जिस पर अन्य कौशलों का विकास निर्भर करता है, यानी वह महत्वपूर्ण या आधारभूत कह लें कि आधारभूत शब्द इस्तेमाल कीजिए, महत्वपूर्ण नहीं, महत्व तो सभी का है। आधारभूत यानी जो बेस बनता है, वह कौशल कौन सा है जिस पर अन्य कौशलों का विकास निर्भर करता है? पहला ऑप्शन लिखना, दूसरा पढ़ना, तीसरा बोलना और चौथा सुनना।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुनना। सुनना आधारभूत कौशल है जो बाकी के कौशलों के लिए, ऊपर के तीनों, उनके लिए आधार का काम करता है। और मज़ेदार बात यह है कि विकल्प भी ये चौथा है, यानी यहाँ भी इसको आधार बना दिया गया है जिस पर ये तीनों खड़े हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 150, पढ़ना शुरू करने का कारगर उपाय है। पहला विकल्प है आपका लिपि चिन्हों का ज्ञान, दूसरा वाक्य विन्यास पर अधिकार, तीसरा बच्चों द्वारा बताए गए अनुभवों का लेखन और उनके द्वारा उस लिखित पाठ का वाचन यानी पढ़ना। चौथा विकल्प है बिना मात्रा वाले शब्दों वाक्यों को पढ़ना। तो देखिए, पढ़ना शुरू करने के लिए जो सबसे कारगर उपाय है वो है आपका तीसरे विकल्प में कि बच्चों द्वारा बताए गए अनुभवों का लेखन और उनके द्वारा उस लिखित पाठ का वाचन कराया जाए। बाकी लिपि चिन्हों के ज्ञान और वाक्य विन्यास पर अधिकार, ये सब विकल्प नहीं होंगे। और बिना मात्रा वाले शब्दों और वाक्यों को पढ़ना, ये कारगर उपाय नहीं है। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा जो है वो कारगर उपाय है। तो इस तरह से आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी को एक अच्छे भावी शिक्षक के रूप में हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।